हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी की क्लास 6 के चैप्टर 3 देखेंगे। चैप्टर 2 तक हमने देख लिया था, आज चैप्टर 3 से स्टार्ट करते हैं। धागा पतले तंतुओं से मिलकर बनता है। इन तंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो इसमें देखिए, रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त किए जाते हैं, ये बिल्कुल सही है। जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है, ये गलत है कथन है। देखिए आंसर दिए हुए भी। रेशम तंतु रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है, ये सही है। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होता है, ये भी सही है। अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। धागा अनेक तंतुओं की पतली रड़ियों से मिलकर बनता है। रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त होते हैं। जूट पटसन के रेशे होते हैं, जो फाइबर होता है पटसन का, उससे जूट बनता है। पटसन एक द्विबीजपत्री डाइकॉट ये होता है, ये रेशेदार पौधे हैं, इससे पात या पतुआ भी कहते हैं। रेशम और उन दोनों जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इनमें रेशम तंतु रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है तथा ऊन भेड़, बकरी, खरगोश, ऊँट तथा याक के बालों से प्राप्त की जाती है। अतः कथन भी गलत है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ था कि जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है, जो कि गलत कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संश्लेषित तंतु का उदाहरण इसमें बताना है कि कौन सा है। संश्लेषित तंतु यानी सिंथेटिक फाइबर। संश्लेषित तंतु मतलब सिंथेटिक फाइबर का ये एग्जाम्पल बताना है। तो आंसर्स देखिए, बी है 2, 3 एंड 4, यानी पॉलिस्टर, नायलॉन एंड एक्रेलिक, ये संश्लेषित सिंथेटिक फाइबर हैं। कपास, जूट, रेशम, ऊन के तंतु पादपों द्वारा तथा जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं। इन्हें प्राकृतिक तंतु या नेचुरल फाइबर कहते हैं। ऐसे रासायनिक पदार्थों से निर्मित तंतु जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है, संश्लेषित तंतु यानी सिंथेटिक फाइबर कहलाते हैं। जैसे पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक संश्लेषित तंतुओं के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पटसन जूट की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। कहाँ की जाती है? तो ये जूट की खेती पश्चिम बंगाल, बिहार एंड असम में की जाती है, जिसमें इंडिया में नंबर 1 पे वेस्ट बंगाल है, सेकंड पे बिहार है एंड थर्ड पे असम है। ये भी देख लेना, ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है। अब देता है, जिसमें बिहार में किशनगंज और पूर्णिया हो जाते हैं जूट के उत्पादन में। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में पटसन की खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। इसको जूट के लिए ऐसे भी बारिश ज़्यादा चाहिए होता है, जहाँ बारिश ज़्यादा होगी वहीं जूट की खेती होती है, तो वर्षा ऋतु में की जाती है। पटसन की खेती प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में की जाती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें से सही बताना है। पटसन जूट पादपों को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। पटसन के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबो कर रखते हैं और रेशे से धागा बनाने की प्रक्रिया को कटाई कहते हैं। इनमें सही कौन सा है? तो 1, 2, 3 तीनों सही है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सामान्यतः पटसन पादप को पुष्पन अवस्था में ही काट लेते हैं, मतलब जब वो पुष्प होते हैं तभी पटसन को काट लेते हैं। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को यानी स्टेम्स को कुछ दिनों तक जल में डुबो कर रखते हैं। जल में डुबोने से तने गल जाते हैं और पटसन तंतुओं को यानी उसके जो फाइबर्स होते हैं उसको अलग कर दिया जाता है। कटाई की प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर रखते हैं। ऐसे करने से रेशे फाइबर जो होते हैं वो आसपास आ जाते हैं और धागा बन जाता है। धागा यानी धागा, थ्रेड, ठीक है। वस्तुओं के समूह बनाना, चैप्टर 4 पे हम आ गए। उपयुक्त में से जल में विलय यानी सॉल्युबल है कौन कौन सा? तो ऑप्शन सी 1, 2 एंड 4। देखिए, ऑक्सीजन सॉल्युबल है इसमें, वाटर में विनेगर, सिरका यानी विनेगर सॉल्युबल है, और मिट्टी का तेल नहीं है। मिट्टी का तेल ऊपर तैरने लगता है पानी के ऊपर। नींबू का रस है। कुछ पदार्थ गैस जल में पूर्णतः घुल जाते हैं। ऐसे पदार्थ जल में विलय पदार्थ गैस कहलाते हैं। ऑक्सीजन, सिरका तथा नींबू का रस जल में विलय है, सॉल्युबल होते हैं। विलय मतलब सॉल्युबल है। कुछ पदार्थ जल में नहीं घुलते, ऐसे पदार्थ जल में अविलय यानी इनसॉल्युबल कहलाते हैं। मिट्टी का तेल जल में अविलय होता है। मिट्टी का तेल इनसॉल्युबल होता है जल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से पारभासी यानी ट्रांसलूसेंट बताना। ट्रांसलूसेंट वो होता है जिसके आर पार हम देख तो सकते हैं लेकिन बहुत क्लियर नहीं देख सकते। ट्रांसपेरेंट में हम आर पार बहुत अच्छे से देख सकते हैं, ओपेक में हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते, और ट्रांसलूसेंट में
थोड़ा देख सकते हैं बट क्लियर नहीं। तो आंसर इसका क्या होगा, कौन सा पदार्थ प्रभासी है? स्टील की प्लेट, हम लोग आर पार नहीं देख सकते, अपना इसमें विजुअल देख सकते हैं बट आर पार नहीं देख सकते। तेल लगा कागज़, इसमें देख सकते हैं। गत्ते का डब्बा यानी जो कूट होता है उसमें भी नहीं देख सकते। कांच, कांच जो ट्रांसपेरेंट होता है सभी जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 एंड ओनली 2 हो जाएगा ए। देखिए यहाँ लिखा हुआ है जो जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता उसे ओपेक कहते हैं, और जिनके आर पार देखा जा सकता है परंतु बहुत स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता उसे ट्रांसलूसेंट कहते हैं, पाराभासी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से सत्य नहीं है, कौन सत्य नहीं है ये बताना है। तो देखिए आंसर दिए हुए बी, केवल 2। पहला ऑप्शन पर रहते, विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं, कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं, ये सही है बिल्कुल। पदार्थ मतलब सब्सटेंस। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक ही पदार्थ से बनी है, पदार्थों का उपयोग बहुत सी वस्तुओं का निर्माण में किया जाता है। हम ऑफकोर्स हमारे चारों जो वस्तुएं बनी है एक पदार्थ से नहीं बनी, अलग अलग सब्सटेंस से बनी होती है, तो ये कथन जो है स्टेटमेंट हमारा गलत है। नेक्स्ट चैप्टर आ गया, चैप्टर 5, पदार्थों का पृथक्करण यानी सब्सटेंस का सेपरेशन। पदार्थों का पृथक्करण सेपरेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथक्करण की विधियाँ हैं, इनमें से बताना है कौन सा विधि है जो सेपरेट करता है एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल को। ठीक है, तो आंसर है 1, 2 एंड 3 देख लेते हैं। इसमें है हिंदी में लिखा हुआ निष्पावन यानी विनोइंग। इसमें क्या करते हैं, जैसे भूसे जो होता है, भूसे से अनाज को जो अलग करते हैं फटक के, जैसे हम लोग गेहूँ फटकते हैं, चावल फटकते हैं, ये सब फटकते हैं जो सूप से, तो उसको क्या कहते हैं, विनोइंग। इंग्लिश वर्ड भी टर्म्स याद रखना चाहिए क्योंकि एग्जाम में इंग्लिश टर्म्स पूछ देते हैं डायरेक्ट। डिकैंटेशन, डिकैंटेशन इतना याद रखना कि ये लिक्विड को सेपरेट करने में यूज होता है, सॉलिड नहीं, ये लिक्विड को सेपरेट करने में यूज होता है। और फिल्ट्रेशन तो सभी जानते ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। इसके अतिरिक्त कौन कौन सा होता है, तो हैंड पिकिंग होता है जो हाथ से चुनते हैं, जैसे दाल हम लोग ऐसे हाथ में से उसमें से निकालते हैं कंकड़, हैंड पिकिंग वो हो गया। सीविंग जो चलनी, आटा जो छानते हैं चालते हैं, वो हो गया सीविंग। सेडिमेंटेशन जो हो गया बालू में से वो जो निकालते हैं वो सेडिमेंटेशन हो गया। थ्रेसिंग जिसमें कटी फसल से दानों को अलग किया जाता है, जैसे फसल निकाला हुआ उसको इस तरह से ऐसे लगा जाता है कि उसमें से दाने अलग हो जाते हैं। ठीक है, ये थ्रेसिंग होते हैं। और वाष्पन एवेपोरेशन सभी जानते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे थे, पृथक्करण की विधियों के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये देख रहे थे सही नहीं है, ऑप्शन 2 सही नहीं है। पहला ऑप्शन भी पढ़ लेते, किसी मिश्रण के कणों के आमाप में अंतर का उपयोग चालन तथा निस्यंदन प्रक्रियाओं द्वारा पृथक्करण में किया जाता है, ये सही है। सेकंड क्वेश्चन ऑप्शन, रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं, बैठ जाते हैं और अपसादन की विधि द्वारा जल को उड़ेल कर पृथक किया जाता है, ये गलत कथन है। देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। हाँ, आगे भी देख लेते हैं। ऑप्शन सी, द्रव तथा उसमें अविलय पदार्थ के अवयव को निस्यंदन की विधि द्वारा पृथक किया जाता है। ऑप्शन 4, वाष्पन की विधि का प्रयोग द्रव में घुले ठोस को पृथक करने में किया जाता है। तो इसका आंसर था बी, गलत है। देख लेते हैं, चालन प्रक्रिया में चलनी छन्नी का प्रयोग किया जाता है, इसमें मिश्रित अवयव के बड़े कणों को चाल कर अलग किया जाता है, जो अभी हम बताएं सीविंग किया जाता है। जो अधिक महीन अशुद्धियों को छानने के लिए कपड़े अथवा फिल्टर पत्र का उपयोग किया जाता है। जो ज़्यादा पतला जो ये होता है अधिक महीन अशुद्धियों को, उसको फिल्टर पेपर या क्लोथ से यूज अलग करते हैं। इस प्रक्रिया को निस्यंदन यानी फिल्ट्रेशन कहते हैं। दोनों प्रक्रियाओं में मिश्रण के कणों के आमाप में अंतर का उपयोग किया जाता है। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अपसादन यानी सेडिमेंटेशन कहते हैं। सेडिमेंटेशन, मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयव के तली में बैठ जाते हैं। जैसे अगर हम लोग को बालू अलग जैसे करना है तो ऊपर हम लोग पानी जैसे मिलाते हैं, गिट्टी है बालू है ये पानी, तो वो नीचे बैठ जाता है, भारी अवयव नीचे तली में बैठ जाता है और बाकी ऊपर आ जाता है, तो उससे पानी क्लियर ऊपर आ जाएगा। सेडिमेंटेशन कहते हैं। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को डिकैंटेशन कहते हैं।
द्रव में घुले ठोस को अलग करने के लिए वाष्पन विधि का प्रयोग किया जाता है। द्रव में जो घुले ठोस है उसको अलग करने के क्या कहता है, वाष्पन विधि यानी इवेपोरेशन का यूज किया जाता है। किसी द्रव को वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को इवेपोरेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस विलयन सॉल्यूशन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक ना घोला जा सके, ऐसे विलयन क्या कहलाते हैं? तो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब जो पूरा घुल गया, अब उसमें और कुछ नहीं मिला सकते, तो उसको कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जिस विलयन में किसी पदार्थ की मात्रा एक सीमा से अधिक नहीं घोली जा सकती उस पदार्थ को सैचुरेटेड कहते हैं, और जो घोला जा सकता है जिसमें उसको अनसैचुरेटेड। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलयनता पर निम्नलिखित से क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए, अगर कोई सॉल्यूशन है उसको गर्म करेंगे तो उसकी विलयनता क्या होगा, बढ़ेगी उसकी सॉल्वेंसी। टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्वेंसी बढ़ेगी, इतना बस याद रखना है। चैप्टर 6 पे आ गए हम लोग। हमारे चारों ओर के परिवर्तन। औजारों के लोहे के फलक में बने वलय में लकड़ी का हत्था लगाने के लिए फलक के वलय में वाले हिस्से को गर्म किया जाता है। गर्म करने से वलय में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन होता है ये बताना। तो उसका क्या होता है, गर्म करने से उसका आकार बड़ा हो जाता है। ठीक है, औजारों के में लोहे के फलक में एक वलय होता है जिसमें लकड़ी के हत्थे को फंसा दिया जाता है। साधारणतः इस वलय का आमाप लकड़ी के हत्थे के घेरे से थोड़ा छोटा होता है। हत्थे को वलय में फंसाने के लिए वलय को गर्म किया जाता है जिससे उसका आकार बड़ा हो जाता है और फैल जाता है। अब हत्था आसानी से इसमें जल दिया जाता है। जब वलय ठंडा होता है तो सिकुड़ जाता है जिससे यह हत्थे पर कस जाता है। इसी प्रकार के परिवर्तन का उपयोग किसके यूज में किया जाता है? बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए पर लोहे के रिम को कसने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परिवर्तन उत्क्रमित रिवर्स किए जा सकते हैं। कौन सा ये चेंजेस को हम लोग रिवर्स कर सकते हैं, फिजिकल या केमिकल? फिजिकल को केमिकल एक बार ये हो गया वो नहीं वापस आ सकता। कागज़ का जलना, इसको हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते। दूध का दही बनना, इसको भी हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते। एक बार दही बन गया तो उससे दूध नहीं बन सकता। नमक का पानी में घोलना, ये कर सकते हैं हम लोग रिवर्स। कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदलना, ये भी हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कुछ परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है तथा कुछ को नहीं, यानी रिवर्स किया जा सकता है। कागज़ का जलना तथा दूध का दही बनना, ये परिवर्तन उत्क्रमित नहीं किया जा सकते। ये कौन से ये है परिवर्तन है, केमिकल है। जबकि नमक का पानी में घुलना तथा कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदलना उत्क्रमित किए जा सकने वाले परिवर्तन हैं। परंतु कुम्हार द्वारा मिट्टी के बर्तन को भट्टी में अगर सेक दिए एक बार, क्योंकि वो भट्टी में जब आग में वो पक गया ना, तो उसको फिर चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, उसको रिवर्स नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना है। पौधे को जानिए, चैप्टर 7 पे हम लोग आ गए। चलिए देख लेते हैं। पुष्प यानी फ्लावर पार्ट्स के बताना है कि इसमें से कौन कौन सा फ्लावर का पार्ट्स है। ठीक है, तो इसमें से देख लेते हैं। हिंदी में लिखे हुए बाहें दल यानी सेपल। सेकंड है पंखुड़ी। थर्ड पुंकेसर यानी इसे इंग्लिश में स्टेमन कहते हैं, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का पार्ट होता है। फोर्थ है स्त्री केसर जिसे पिस्टिल कहते हैं, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का पार्ट है। ठीक है, और फिफ्थ है मूलांकुल। ये मूलांकुल हमारा जो है फ्लावर का पार्ट नहीं, ये सीड का पार्ट है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बाहें दल, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्री केसर पुष्प के विभिन्न भाग हैं। परागकोश और तंतु पुंकेसर के भाग होते हैं। परागकोश और जो होता है पॉलन ग्रेन्स, और जो तंतु होते हैं पुंकेसर के भाग यानी मेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है स्टेमन, उसके पार्ट है। जबकि वर्तिका, वर्तिक्राग और अंडाशय ये जो होते हैं, यानी वर्तिका मतलब स्टाइल, वर्तिक्राग स्टिग्मा एंड ओवेरी, ये होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के, जो कि है पिस्टिल के पार्ट होते हैं। ठीक है, बीज के जमने के समय जो भाग मूलस या मूलंकुल से निकलता है उससे जड़ कहते हैं। ऐसे भी मूल नाम से ही पता चला, मूल नीचे में होगा, मूल जड़, तो जड़ है तो वो किसका, ये यानी रूट है, रूट किसका पार्ट होगा, सीड का। ठीक है, पार्ट ऑफ सीड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पत्तियों में सिराओं का प्रतिरूप सिरा विन्यास यानी जो उसका वेन होता है, वेन कहलाता है। यह जलिका रूपी अथवा समांतर हो सकते हैं।
ये सही है। पत्तियों में पर्णवृत्त यानी पेट्यूल होते हैं, जो डंठल होते हैं ना, उसी को कहते हैं, और फलक लोब्स होते हैं। पत्तियों सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही मंद संश्लेषित करती है। जो स्टार्च बनाती है पत्तियाँ, वो सूर्य के प्रकाश में की उपस्थिति में ही बनाती है। ये भी बिल्कुल सही है। पत्तियाँ वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प का कुछ हिस्सा भोजन बनाने के लिए ग्रहण करती है। ये गलत कथन है। देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। पत्तियाँ वायुमंडल से जल वाष्प ग्रहण नहीं करती है, बल्कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा बड़ी मात्रा में जल वाष्प को वायुमंडल में निष्कासित करती है। जो वो जल वाष्प होता है उसको बाहर निकालती है। ठीक है। तने दो तरफ मार्ग का कार्य करते हैं। तनों के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही कथन बताना है। तो इसमें देख लेते हैं 1 और 2 दोनों सही है। आइए स्टेटमेंट पढ़ लें। तना जल एवं खनिज को पतली नलिकाओं द्वारा पत्तियों तथा पौधे के अन्य भाग तक पहुंचाता है। ये बिल्कुल सही है। कैसे पहुंचाता है? जल को जाइलम से और खनिज को यानी जो फूड होता है उसको फ्लोएम से। फूड, फ्लोएम, जल, जाइलम। पत्तियों द्वारा बना भोजन तनों से होकर ही पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित होता है। ये भी बिल्कुल सही है। तना उपयुक्त दोनों कार्य संपन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तना मतलब स्टेम। तना अनेक प्रकार के होते हैं। ये कठोर भी होते हैं, मुलायम भी होते हैं, कमज़ोर भी होते हैं। वृक्ष यानी जो ट्रीज होते हैं उसके तने जो स्टेम होते हैं वो कठोर होते हैं। कमज़ोर तने वाले पौधे जो होते हैं अपने आप खड़े नहीं हो सकते सीधे, ये भूमि पर फैल जाते हैं, जिसे इन्हें विसर्पी लता कहते हैं। जबकि कुछ पौधे आरोही होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे थे। जड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से सही बताना, केवल एक सही है। देख लेते हैं। जड़ें मिट्टी से जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण करती है, सही है, तथा पौधों को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती है। जलिका रूपी सिरा विन्यास युक्त पत्तियां वाले पौधे की जड़ें रेशेदार होती है, जबकि समांतर सिरा विन्यास युक्त पत्तियां वाले पौधे की जड़ें मूसलाधार जड़ें होती हैं। जलिका रूपी सिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधे की जड़ें मूसलाधार जड़ होती है, जबकि समांतर सिरा विन्यास युक्त पत्तियां वाले पौधे की जड़ें रेशेदार होती है। ठीक है। मूलाधार नहीं, मूसलाधार जड़ें नहीं होती है। क्या होती है? रेशेदार होती है, फाइब्रस होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? इसमें से कौन सा रूट नहीं है ये बताना है। तो गाजर, मूली और शलगम ये तीनों रूट हैं। आलू क्या है? तो आलू मॉडिफाइड स्टेम होता है, जबकि ठीक है, जिन्हें हम खाने योग्य में प्रयोग करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है। इसमें जो फोटोसिंथेसिस है उसमें क्या क्या जरूरी है ये बताना है। तो क्लोरोफिल जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, वाटर जरूरी है, एंड ऑफ कोर्स लाइट जरूरी है। ठीक है, सनलाइट। ऑक्सीजन नहीं जरूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन हम प्लांट बाहर निकालता है। पत्तियां प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ क्लोरोफिल, जो ग्रीन पिगमेंट होता है वो क्लोरोफिल होता है, उपस्थिति में भोजन बनाती है। इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन निष्कासित होती है। ऑक्सीजन क्या होता है? बाहर निकलता है। पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः पौधे के विभिन्न भागों में मंड के रूप में संग्रहित होती है, यानी स्टार्च के रूप में स्टोर होती है प्लांट्स में। ठीक है। आज यहीं तक, कल चैप्टर 8 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ओके।